जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि आंख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है। यानी कि मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति ने कहा कि आंख की समंजन क्षमता का अर्थ क्या होता है बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका अर्थ यह है कि आंख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को यह करता है। तो आंख की समंजन क्षमता का अर्थ यह होता है कि वह क्या करता है कि तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं, चाहे वह निकट स्थित होता है या फिर दूर स्थित होता है, तो आंख में जो सिलियरी मांसपेशियां होता है वह क्या करता है कि उसे घटाता बढ़ाता है और उस वस्तु पर अच्छे से फोकस करता है, जिससे कि वह वस्तु या तो निकट स्थित हो या फिर दूर स्थित हो, वह वस्तु हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो यही कार्य करता है आंख की समंजन क्षमता, यही है। प्रश्न है कि नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है। यानी कि हम लोग भी जानते हैं कि सूर्य की किरणें होती है वह हमारे आंख में प्रवेश करती है, तो वह किस प्रकार से उसको नियंत्रित करता है कि किस समय हमें कम प्रकाश जाना चाहिए आंखों में और किस समय अधिक प्रकाश जाना चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि परितारिका या आइरिस की सहायता से आंख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश की परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जैसे ही आंख में रोशनी प्रवेश करती है यानी कि प्रकाश की किरणें, तो उसको घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है परितारिका, जिसे कि आइरिस भी कहा जाता है। तो इसी की सहायता से ही होता है। वह आंख में लगे लेंस को इस प्रकार से करता है कि वह प्रकाश की मात्रा को घटा या बढ़ा सकता है। अंधेरे में परितारिका के बीच का क्षेत्र, जिसे कि पुतली कहते हैं, वह स्वतः फैल जाती है और तेज रोशनी में सिकुड़ जाती है। यानी कि परितारिका के बीच में जो पाया जाता है पुतली, वह क्या करता है कि जैसे ही अधिक मात्रा में प्रकाश आती है तो वह सिकुड़ जाती है और जब उस पर प्रकाश की मात्रा कम पड़ती है तो वह फैल जाती है। अतः कैमरा में जो काम डायफ्राम करता है वही आंख में पुतली करती है। अतः आइरिस की सहायता से नेत्र के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश की मात्रा के द्वारा नियंत्रित होता है। जो व्यक्ति कैमरा का यूज करते हैं वीडियो बनाने के लिए या फिर रील्स बनाने के लिए, उनको भी पता होगा कि जो उसमें लेंस लगा होता है वह डायफ्राम वही कार्य करता है जिस प्रकार से कि आंख में पुतली होता है वह कार्य करता है। तो इसे समझ गए होंगे। प्रश्न है कि निकट दृष्टिता क्या है, इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं। यानी कि प्रश्न में पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है और इसको दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है किंतु वह व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अपसारी या अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। यानी कि इसमें हम लोग यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, और यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें उसे उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि यदि हम तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाएं तो वहां की वस्तुओं को देखने में कुछ समय क्यों लगता है। यदि आप लोग कुछ समय तक प्रकाश वाली जगह में रहते हैं और फिर अचानक से किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहां पे हमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, सभी धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है यह हम लोग जानेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि तीव्र प्रकाश में आंख की पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए आंख की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाने के कारण कुछ समय बाद ही वह खुल पाती है। इसीलिए जब हम लोग तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहां की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। उस वस्तु को देखने के लिए कुछ समय लगता है। 5 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते।
तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से नजदीक में रखा हुआ है तो हम लोग उस वस्तु को साफ साफ क्यों नहीं देख पाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि नेत्र की सिलियरी पेशियां उतनी नहीं खींच पाती जितने कि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक होता है। तो हम लोग इसको समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति वीडियो बनाता है या फिर रील्स बनाता है, या हमने पहले भी जिक्र किया था इसका, तो यहाँ पे भी जिक्र करते हैं थोड़ा सा कि समझिए कि कोई भी व्यक्ति यदि वह वीडियो बनाता है या फिर रील्स बनाता है और यदि उस व्यक्ति को कहीं दूर का सीन लेना हो तो वह क्या करेगा कि अपने कैमरा को जूमिंग करेगा, किंतु उसका कैमरा है वह कम जूमिंग पावर का है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि तो उस जगह का जो वीडियो आएगा वह क्या होगा कि वह धुंधला दिखाई देगा, हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। तो यही होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति जब 25 सेंटीमीटर से नजदीक की किसी भी वस्तु को देखता है तो वहां तक कि उसकी सिलियरी मांसपेशियां जो होती है वह नहीं खींच पाती है, जिस कारण से वह व्यक्ति उस वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि स्वस्थ नेत्र अनंत पर रखी वस्तुओं एवं 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, जिसमें कि हमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। प्रश्न है कि नेत्र के 2 मुख्य दोषों के नाम लिखें, इनके उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस व्यवहार में लाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग पहला जो दोष लिखेंगे वह जरा दूरदर्शिता लिखेंगे, इसमें बाइफोकल लेंस का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा निकट दृष्टि दोष, जिसमें कि अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। और आप लोग यह भी लिख सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष, जिसमें कि उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो आप लोग लिख लेंगे कोई भी इन तीनों में से। दूरदृष्टिता नामक दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस को दिखाते हुए किरण आरेख खींचे। यहाँ पे इसका एक हमें फिगर भी बनाना है। इसका लिखेंगे उत्तर कि इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अभिसारी या उत्तल लेंस होता है। यानी कि हम लोग भी जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो सामान्य निकट बिंदु एन पर स्थित वस्तु से आती किरणों को इतना अभिसारित कर देता है कि किरणें नेत्र को एन से आती प्रतीत होती है। सामान्य निकट बिंदु एन से आने वाली किरणें पहले अभिसारी या उत्तल लेंस से अभिसारित होकर और फिर नेत्र लेंस से अभिसारित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती है, और इस प्रकार नेत्र सामान्य निकट बिंदु एन पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। तो जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि ये रहा यहाँ पे नेत्र गोलक और ये रहा यहाँ पे उत्तल लेंस। क्योंकि हम लोग इसका उपचार करेंगे तो यहाँ पे उत्तल लेंस लगा रहेगा। तो यहाँ से जब ये किरणें आती है, देखिए एन डैश से किरणें आ रही है, तो यह जो उत्तल लेंस है यह इसको अभिसारित करेगा। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह किरणें है वह एन यानी कि यहाँ से अब आ रही है, इसको अभिसारित कर देता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये किरणें यहाँ से आ रही है और फिर से पुनः यह किरणें यहाँ से जाते हुए नेत्र लेंस से अभिसारित होती है और फिर यह रेटिना पर पड़ती है, तो जिस कारण से कि हमें वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। तो आप लोग साथ ही इसका यह चित्र भी बना लेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ण विक्षेपण और वर्ण क्रम यानी कि स्पेक्ट्रम क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है तो उसी को ही कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। और उसके बाद लिखेंगे कि रंगीन प्रकाश को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि जब वह किरणें विभक्त नहीं होती है अलग अलग रंगों में, वह एक ही रहती है, तब उसे ही कहा जाता है स्पेक्ट्रम। आप लोग इसे समझ गए होंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए।
इसका उत्तर लिखेंगे कि तारों की चमक में यह घट बढ़ वायुमंडलीय की असमानता के कारण होता है। चूंकि पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं होता, गर्म तथा ठंडी हवा की धाराएं हमेशा बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व और अपवर्तनांक कम होता है। इसीलिए तारों से प्रेक्षक तक पहुंचने वाली किरणों वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तनों के कारण अलग बगल मुड़ जाती है। कभी कभी मध्यवर्ती वायुमंडल में एकांक परिवर्तन होने के कारण किरणें एक और अधिक विचलित हो जाती है, जिससे प्रकाश प्रेक्षक से बहुत थोड़े समय के लिए अशांत कट जाती है। इसीलिए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि इसको हम लोग समझेंगे कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण, हवाएं, ये सभी चलती रहती है, जिस कारण से क्या होता है कि वो किरणें हमारे आंखों तक पहुंचती है। लेकिन क्या होता है कि धूल कण, वायुमंडल ये सभी रहते हैं, तो जिस कारण से कभी कभी अचानक से वे किरणें झंप जाती है, यानी कि बिखर जाती है। तो जिस कारण से उस समय वे किरणें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाती है। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि तारे हैं वे टिमटिमा रहे हैं, किंतु असल में वो एक तरह से चमकते हुए तारे होते हैं, जो कि हमेशा चमकते ही रहते हैं, वे कभी भी टिमटिमाते नहीं हैं। प्रश्न है कि चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते क्यों? यानी कि चंद्रमा है और जितने भी ग्रह होते हैं वे हमें ऐसा नहीं दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए, तो ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत ही निकट है। फलस्वरूप तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जा सकता है, जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ है, अर्थात विस्तृत पिंड जैसा होता है। इसीलिए चंद्रमा या ग्रह से आती किरणों में वायुमंडलीय घट बढ़ के कारण हुआ थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है। यानी कि हम लोग भी जानते हैं कि वह चंद्रमा है और जितने भी ग्रह होते हैं वे सभी पृथ्वी के बहुत ही नजदीक हैं, किंतु जो तारे होते हैं वह बहुत ही दूर होते हैं। तो जिस कारण से क्या होता है कि तारों से जितने भी किरणें आती है हमारे आंखों पर पड़ती है, वह टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि वायुमंडल में जितने भी होते हैं धूलकण, इन सभी के कारण। किंतु जो चंद्रमा है और जितने भी ग्रह होते हैं वे पृथ्वी के बहुत ही नजदीक हैं, जिस कारण से कि यदि कुछ भी ऐसा धूलकण ये सभी होता है तो इसमें हम लोगों को ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि ये सभी टिमटिमा रहे हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत ही नजदीक होते हैं, इसीलिए। प्रश्न है कि सूर्योदय के समय रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? यानी कि हम लोग भी देखते हैं कि जब सुबह सुबह उठते हैं तो सूर्य है वह हमें लाल प्रतीत होता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल से होकर अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और इसे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्यतः नीले रंग को प्रकिरणित कर देता है। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है उसमें मुख्यतः लाल रंग होता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? यानी कि उसको काला क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहां प्रकीर्णन की घटना नहीं हो पाती है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष की व्याख्या करें। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ता है। इसी अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को ही इंद्रधनुष कहते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि वर्ण विक्षेपण का कि श्वेत प्रकाश को इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि जब यह प्रकाश की किरणें अलग अलग रंगों में बट जाती है तो उसे ही कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। 15 नंबर प्रश्न है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग ही क्यों होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि लाल रंग का विचलन कम होता है तथा इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग हमें दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है
तब इसके अवयव किसी सफेद पर्दे या दीवार पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं, क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, यानी कि हम लोग भी जानते हैं वह प्रकाश होता है, वह 7 रंगों का मिश्रण है, यानी कि बना हुआ है। और प्रत्येक रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। परिमाण स्वरूप विभिन्न रंगों का प्रिज्म से विचलन अलग अलग होता है। यही कारण है कि जब श्वेत प्रकाश से प्रिज्म से होकर गुजरता है तब इसके अवयव किसी सफेद या दीवार पर अलग अलग स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं। यानी कि श्वेत प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और उसमें जो 7 रंग होते हैं उन सभी का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सभी 7 हैं वह एक ही स्पीड से चल सकते हैं, यानी कि गति कर सकते हैं। उन सभी को जो गति करने की क्षमता है वह अलग अलग होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब वे सफेद पर्दे पर उसको प्राप्त किया जाता है तो वह अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यह हम पहले भी प्रश्नों में देखा था। अब इसके बाद का प्रश्न था कि स्पेक्ट्रम का निर्माण कैसे होता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक पतले प्रिज्म से होकर गुजरती है तो निर्गत किरण अपने मार्ग से विचलित होने के साथ साथ 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार से स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। यानी कि जब हम लोग एक प्रकाश को प्रिज्म से होकर उसको भेजते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो निर्गत किरणें होती है वह विचलित हो जाती है, यानी कि वह अपने अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से एक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।